हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं अपने 10th क्लास के अर्थशास्त्र सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 23, जिसका नाम है पर्यावरण तथा धारणीय विकास। इस चैप्टर में मुख्य रूप से हमें पर्यावरण के बारे में कुछ बेसिक बातें देखनी है। पर्यावरण प्रदूषण अलग अलग प्रकार के, जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इसके अलावा भूमि का निम्नीकरण है, जो प्राकृतिक आवास है उनका निम्नीकरण है, और लास्ट में देखना है कि धारणीय विकास क्या होता है। तो शुरू करते हैं पर्यावरण तथा धारणीय विकास को समझना। विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में मानव निर्मित तथा प्राकृतिक दोनों संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। आपको अलग अलग वस्तुएं बनानी है, अलग अलग सेवाओं का उत्पादन करना है, तो हमें मानव निर्मित और प्रमुख रूप से प्राकृतिक संसाधन दोनों चीज की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हमें ये टी शर्ट बनाना है, तो टी शर्ट के लिए हमें प्राकृतिक संसाधन चाहिए, जैसे कि कपास चाहिए, मतलब रुई चाहिए। अब उस रुई को टी शर्ट में परिवर्तन करने के लिए मशीन चाहिएगी। मतलब किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन करना है तो हमें मानव निर्मित तथा मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे अधिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, अधिक संसाधन खर्च होते हैं। जैसे जैसे और ज्यादा वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, और ज्यादा से ज्यादा संसाधनों की भी जरूरत पड़ती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? संसाधनों का क्षय हो रहा है, मतलब संसाधन खराब हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तथा उनको ऐसी क्षति पहुंच रही है जिसे सुधारा नहीं जा सकता है। और कुछ संसाधन तो इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं या खत्म हो चुके हैं कि उनको वापस सुधारा नहीं जा रहा है। देखते हैं पर्यावरण क्या है। पर्यावरण पृथ्वी या इसके किसी भी भाग पर प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली सभी जैव और अजैव वस्तुओं को चारों ओर से घेरे रहता है। पृथ्वी तथा पृथ्वी पर पाए जाने वाली सारी जैविक चीजें, जो सजीव चीजें हैं, और जो अजैव चीजें मतलब जो निर्जीव चीजें हैं, उनको चारों ओर से घेरे कौन रखता है? ये पर्यावरण। उसमें उन सभी जैव तथा अजैव कारकों को सम्मिलित किया जाता है जो प्रकृति में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो पर्यावरण में हम सारे जो जैव तत्व है उनको भी शामिल करते हैं, और जो अजैव तत्व है उनको भी शामिल करते हैं। और ये जो जैव और अजैव तत्व है वो दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। ये अजैव तत्व और जैव तत्व क्या है, उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जो भी सजीव तत्व है उन्हें हम जैव तत्व कहते हैं, जैसे कि जो पक्षी है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया है, ये सजीव है, ये जैव तत्वों के अंतर्गत आएंगे। और अजैव तत्व मतलब जो निर्जीव है, जैसे कि वायु मतलब हवा है, पानी है, चट्टान है, सूर्य की रोशनी है, आर्द्रता है, ये सब किस में आएंगे? ये अजैव तत्व है। तो पर्यावरण में जैव और अजैव तत्व दोनों होते हैं, और दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं आगे बढ़ने के लिए। अब इस पर्यावरण का महत्व क्या है, क्या काम आता है ये पर्यावरण? पर्यावरण मनुष्य को नवीकरणीय तथा गैर नवीकरणीय दोनों संसाधन प्रदान करता है। पर्यावरण हमें मुख्य रूप से संसाधन उपलब्ध करवाते हैं। अब संसाधन भी दो प्रकार के हैं, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब जिसे बार बार बनाया जा सकता है, जो खत्म नहीं होंगे। और गैर नवीकरणीय मतलब एक बार खत्म हो गए तो इनको बनने में हजारों करोड़ साल लगेंगे। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिन्हें समय के साथ पूर्ति हो जाती है, बार बार इन्हें नया नया बनाया जा सकता है। जबकि गैर नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो खर्च हो जाने के बाद समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। इन्हें वापस बनाने में हजारों करोड़ साल लग जाते हैं। नवीकरणीय संसाधन में कौन कौन से संसाधन आएंगे? जैसे कि सूर्य की ऊर्जा है, जैसे कि पवन ऊर्जा है, जैसे कि जल ऊर्जा है। ये सारी नई नई बनाई जा सकती है, कभी नहीं खत्म होने वाली है, इसीलिए इसे नवीकरणीय बोला जाता है। और गैर नवीकरणीय जो अपने पास जीवाश्म ईंधन है, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, इसके अलावा जो खनिज पदार्थ है, वो गैर नवीकरणीय संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण का पहला महत्व है कि हमें ये नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन उपलब्ध करवाते हैं। पर्यावरण जो है वो हानिकारक अवशेष तथा उप उत्पादों को आत्मसात भी करते हैं। बहुत सारी प्रदूषक चीजें होती हैं, पर्यावरण उनको अपने आप में आत्मसान कर देता है, अपने आप में समाहित कर देता है। जैसे कि नदी पर्यावरण का एक हिस्सा है। अब नदियों के किनारे बहुत सारे खेत, बहुत सारे गांव, बहुत सारे शहर बसे हुए होते हैं। अब इन खेतों से, गांवों से, शहरों से बहुत सारे जो प्रदूषक पदार्थ है वो निकाले जाते हैं और अंततः इन नदियों में डाल दिए जाते हैं। और नदियां क्या करेगी? उनको अपने अंदर आत्मसात मतलब समाहित कर लेगी। तो जैसे कि चिमनियां हैं और मोटर गाड़ियों से निकलने वाले जो धुएं हैं, शहरों और नगरों के जो मल पदार्थ, गंदे पदार्थ है, उद्योगों से जो निकले वाले रासायनिक पदार्थ है, उन सभी को पर्यावरण अपने अंदर समाहित कर लेता है।
पर्यावरण जीवन के अलग अलग रूपों तथा अजैविक घटकों में संबंध उत्पन्न करना है और उसको बनाए रखता है तथा जीवन को धारित करता है। जो पर्यावरण के जैव घटक है और अजैव घटक है उनके बीच में संबंध बनाता है। जैसे कि पेड़ पौधा क्या है, एक जैव घटक है, सजीव है। मिट्टी क्या है, वो अजैव घटक है, निर्जीव है। अब इस जैव घटक यानी कि पेड़ पौधे का अजैव घटक मतलब मिट्टी के का क्या संबंध है, पेड़ पौधा मुख्य रूप से कहां उगा है, मिट्टी में उगता है। तो पर्यावरण इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता है तथा जीवन को धारित करता है। पेड़ पौधे में जीवन कहां से आया है, इस अजैव घटक पर उगने से। पर्यावरण सौंदर्य कला की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण में पहाड़ आएंगे, नदियां आएंगी, पठार आएंगे, पेड़ पौधे आएंगे, जंगल आएंगे, जीव जंतु आएंगे। ये सौंदर्य कला की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इस पर्यावरण में बहुत सारे प्रदूषण होते हैं, एक एक करके हम देखते हैं। प्रदूषण क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक जैव तंत्र की गुणवत्ता में अवांछनीय परिवर्तन होना। जो प्राकृतिक संसाधन है, अपनी जो प्रकृति है, उसमें ऐसे बदलाव होना जो हमारी इच्छा नहीं हो, जो अवांछनीय हो, जो इस पर्यावरण को खराब कर देते हैं, उसे बोला जाता है पर्यावरण प्रदूषण। प्रदूषण किसी प्रदूषक के कारण होता है। पर्यावरण में जो पदार्थ मिलकर इस पर्यावरण को गंदा कर देते हैं, उन पदार्थों को बोला जाता है प्रदूषक। तो प्रदूषक कोई व्यर्थ पदार्थ या फिर वो वस्तु होता है जो प्राकृतिक संसाधन या फिर प्राकृतिक जैव तंत्र में अवांछनीय परिवर्तन लाता है। प्रकृति में अवांछनीय परिवर्तन लाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। अब प्रदूषण के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। एक एक करके हम इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण मतलब रासायनिक पदार्थ या फिर जैव पदार्थों के वातावरण में मिल जाना। वायु प्रदूषण मतलब वायु में कुछ रासायनिक पदार्थ, कुछ अवांछनीय पदार्थ मिल जाना, जिसकी वजह से वायु खराब हो जाती है, गंदी हो जाती है, उसे बोला जाता है वायु प्रदूषण। ये मनुष्यों और अन्य जीवधारियों और पर्यावरण को बड़ी मात्रा में हानि पहुंचाते हैं या फिर इनको असुविधा बना देते हैं। पर्यावरण प्रदूषण में प्रमुख रूप से वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण जो है वो मनुष्यों को, जीवधारियों को, पेड़ पौधों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। प्रमुख वायु प्रदूषक कौन कौन से हैं, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण के रूप में तो कम काम करता है, मुख्य रूप से एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो ये ऐसे कुछ पदार्थ हैं, ऐसे कुछ जहरीले पदार्थ हैं जो कि पर्यावरण में वायु प्रदूषण करते हैं। अब इस वायु प्रदूषण की वजह से क्या होता है, वायु प्रदूषण के प्रभाव क्या है, सांस लेने में कठिनाई होती है, खांसी की समस्या, लंबी खांसी हो सकती है। वही वायु प्रदूषण हो जाने की वजह से अपने सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, लंबी खांसी, गहरी खांसी हो सकती है, हृदय संबंधी बहुत सारी समस्या हो सकती है, हार्ट संबंधी बहुत सारी तकलीफ हो सकती है, और कभी कभी तो असामयिक मृत्यु भी हो सकती है। बहुत ज्यादा हो जाए वायु प्रदूषण तो कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। देखते हैं वायु प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं, कहां से होता है मुख्य रूप से वायु प्रदूषण। अब इसमें मुख्य रूप से कृत्रिम स्रोत है, मतलब मानव की वजह से बने स्रोत है, और कुछ प्राकृतिक स्रोत है। एक एक करके देखते हैं। कृत्रिम स्रोत मतलब ऊर्जा के संयंत्र, बिजली अलग अलग उद्योगों में बनती है, इनको ऊर्जा संयंत्र बोला जाता है। अब इनमें मुख्य रूप से कोयला जलाया जाता है, और कोयला जलने की वजह से धुआं होता है, और धुआं जब वायुमंडल में जाता है तो वायु को प्रदूषित करता है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं, शवदाह, जहां पर शवों को जलाया जाता है, जलाएंगे तो धुआं निकलेगा, धुआं पर्यावरण में जाएगा, वायुमंडल में जाएगा, वायु प्रदूषित करेगा। भट्टियों, जैसे कि मुख्य रूप से ईंट की भट्टियों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण करता है। वाहनों और मोटर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, यातायात के साधनों से मुख्य रूप से धुआं निकलता है, और इस धुएं का वायुमंडल में जाने से वायु प्रदूषण होता है। रासायनिक पदार्थ जैसे कि कीटनाशक और उर्वरक के ज्यादा प्रयोग से भी वायु प्रदूषण होता है। खेतों में हम मुख्य रूप से कीटनाशक और उर्वरक को यूज करते हैं, इनको बनाने में और इनके उपयोग के दौरान बड़ी मात्रा में वायु प्रदूषण होता है। गड्ढों में जो व्यर्थ पदार्थ पड़े रहते हैं, वो अगर लंबे समय तक पड़े रहे, उनका जमाव हो जाए, तो वो मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस भी है, ये वायु प्रदूषण भी करते हैं। तो ये है कृत्रिम पदार्थ जो कि वायु को प्रदूषित करते हैं। कुछ प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक पदार्थ भी है जो कि वायु प्रदूषित करते हैं, जैसे कि जो बंजर भूमि है जिस पर आप कुछ फसल उगा ही नहीं सकते हो,
उसकी धूल लगातार वायुमंडल में जाती रहती है, जो कि वायु प्रदूषित करती है। जानवरों द्वारा भोजन के पाचन में निकलने वाले मीथेन, जानवर जब भोजन का पाचन करते हैं, जुगाली करते हैं, तो उनके अंदर से मीथेन गैस निकलती है, जो कि ग्रीन हाउस गैस होने के साथ साथ वायुमंडल का प्रदूषण भी करती है। जंगलों की आग से धुआं, कभी कभार जंगल में आग लग जाती है, आग लगेगी तो धुआं होगा और धुआं वायु को प्रदूषित करता है। ज्वालामुखी गतिविधियां, जिनसे बहुत सारे पदार्थ वायुमंडल में आ जाते हैं और वायु प्रदूषित करते हैं। ज्वालामुखी क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर कुछ ऐसे छेद होते हैं जिनके अंदर से गरम गरम मैग्मा लावा बाहर निकलते रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी गैसें, धूल के कण, अन्य पदार्थ भी बाहर निकलते हैं। कुछ पदार्थ वायु को प्रदूषित भी करते हैं। वायु प्रदूषण के बाद दूसरा प्रदूषण है जल प्रदूषण, मतलब पानी में कुछ ऐसे अवांछनीय पदार्थ चले जाना जो कि पानी की गुणवत्ता को कम कर देते हैं, जो कि मनुष्यों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए हानिकारक साबित होते हैं। तो जल प्रदूषण हानिकारक यौगिकों को हटाए बिना उनका जल स्रोतों जैसे कि झील, नदियां, महासागर, भूजल, इनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिलाना या निस्सरण करना। मुख्य रूप से जो केमिकल पदार्थ है, जो गंदे पदार्थ है, उनको आप साफ किए बिना ही पानी के स्रोतों में डाल रहे हो, झीलों में, नदियों में, भूमि के अंदर के पानी में, महासागर में डाल रहे हो, तो उसकी वजह से क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण के प्रभाव क्या है? क्या होता है जल प्रदूषण की वजह से? बहुत सारी बीमारियां होती है। मुख्य रूप से पेट की बीमारियां होती है, हैजा, टाइफाइड, अतिसार, दस्त लगना, ये सारी प्रॉब्लम होती है जल प्रदूषण के कारण। जलीय जैव तंत्र, पानी के अंदर जो एक जीवित तंत्र बना हुआ है, जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे जीव है, मछलियां हैं, पेड़ पौधे हैं, उनमें निवास करने वाले जीवों जैसे मछली है, पक्षी है, पौधे हैं, इनको भी मार देते हैं मुख्य रूप से जल प्रदूषण की वजह से, जिसके कारण जैव तंत्र में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। जो जैविक तंत्र होता है उसमें अलग अलग जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु हो, तो वो जैव तंत्र स्थिर बना रहता है। लेकिन यदि किसी प्रदूषण की वजह से, मुख्य रूप से जल प्रदूषण की वजह से, जो जल के अंदर का जैविक तंत्र है उसमें से बहुत सारे जो अवयव है, बहुत सारे जो तत्व हैं, बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो जलीय जैव तंत्र है वो अस्थिर हो जाता है। जल प्रदूषण का स्रोत क्या है? मुख्य रूप से कहां से होता है ये जल प्रदूषण? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि जल को प्रदूषित करती है? मल उपचार संयंत्र तथा नगरों और कस्बों से मल पदार्थों के पाइपों से निस्सारण। मुख्य रूप से जो बड़े बड़े नगरीय क्षेत्र है, कुछ ग्रामीण क्षेत्र है, उनके घरों से जो मल निकलता है वो अंत में कहा जाता है? पानी के स्रोतों में, जल के स्रोतों में, झीलों में, नदियों में, तालाबों में, जो कि इन जगहों के पानी को प्रदूषित करते हैं। फैक्ट्रियों द्वारा जल स्रोतों में छोड़े जाने वाले औद्योगिक स्त्राव, ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है वो बहुत सारे केमिकल का यूज करके पानी में मिलाकर उसे जल स्रोतों में छोड़ देती है, आसपास के नदियों, झीलों, तालाबों, नालों में डाल देती है, जिससे वो पानी गंदा हो जाता है। कृषि भूमि से जो रसायन छोड़े जाते हैं, भाई कृषि भूमि में हम बहुत सारे रसायन यूज करते हैं अपने खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए, बहुत सारे उर्वरकों का यूज करेंगे, कीटनाशकों का यूज कर देंगे, ये एक प्रकार के रसायन होते हैं। और जब इन रसायनों को खेती में डालने के बाद आप सिंचाई के लिए पानी डालते हो, तो ये रसायन, इनकी कुछ मात्रा इस पानी के साथ बहकर आगे जल स्रोतों में चली जाती है, जो कि इन जल स्रोतों को गंदा कर देती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में जो बरसाती नाले हैं, उनसे प्रदूषित पानी आसपास के जल स्रोतों में चला जाता है और उस जल को गंदा कर देता है। ऊर्जा संयंत्रों द्वारा जल को गर्म रूप में ही या उसको बिना ठंडा किए ही पानी में छोड़ दिया जाता है। हमने देखा कि जहां पे बिजली बनती है उन्हें ऊर्जा संयंत्र कहा जाता है। अब ऊर्जा बनाने के लिए पानी को गर्म किया जाता है। अब इस गर्म पानी का यूज करने के बाद यदि आप ऐसे ही पानी के स्रोत में छोड़ देते हो, तो उस पानी के स्रोत का पानी का तापमान बढ़ जाएगा और उसके अंदर जो जलीय जैविक तंत्र है वो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा उनका। तेल के जहाजों से तेल का छलककर तथा रिसाव होना, तेल के जहाज मुख्य रूप से तेल लेके जाते हैं, तेल लेके आते हैं, समुद्रों पर चलते हैं मुख्य रूप से, तो इन तेल के जहाजों से तेल छलक जाए, पानी में चला जाए तो पानी का प्रदूषण हो जाएगा। साथ ही धीरे धीरे रिसता रहे तो ये तेल पानी के स्रोत में चला जाएगा और पानी के स्रोत को गंदा कर देगा। जल प्रदूषण के बाद देखते हैं हम ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। ध्वनि प्रदूषण मतलब एक हद से ज्यादा ध्वनि ऊपर होना, अपनी जो सुनने की क्षमता है उससे बहुत ज्यादा ध्वनि हो जाना, क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण।
ध्वनि प्रदूषण की वजह से क्या क्या समस्या होती है? शारीरिक और मानसिक या मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अपने शारीरिक रूप से भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है और मानसिक मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत ज्यादा नुकसान हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा चिड़चिड़ापन आती है, आक्रामकता आ जाती है, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी हो जाती है, तनाव बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, बहरापन भी हो सकता है, नींद में बाधा भी आ सकती है। ये ध्वनि प्रदूषण के कुछ प्रमुख प्रभाव है। कहां से होता है यह ध्वनि प्रदूषण? ध्वनि प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं? मुख्य रूप से यातायात के साधन, मोटर गाड़ियां चलती है तब आवाज होती है, हॉर्न बजाती है तब आवाज होती है और उसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी औद्योगिक प्रक्रियाएं, उद्योगों में बहुत सारे काम चल रहे होते हैं, मशीनों का यूज हो रहा होता है, उसकी वजह से हमें ध्वनि प्रदूषण देखने को मिलता है। जैसे कि इस्पात का काम है, पत्थर का, अगर आप चूरा बना रहे हो, लकड़ी चीरने की मशीन चला रहे हो, छपाई का काम कर रहे हो, तो ऐसी मशीनों से बहुत ज्यादा आवाज आती है जिसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके अलावा सड़कों का निर्माण हो रहा होता है, पुलों का निर्माण होता है, बिल्डिंग्स बन रही होती है, तो इनके निर्माण कार्यक्रम में जब आप मशीनों का बहुत ज्यादा उपयोग करते हो तो ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके अलावा घरों से अलग अलग प्रकार की तेज ध्वनि आती है, जैसे कि जोर जोर से टेलीविजन चलाओगे, जोर जोर से स्टीरियो यानी कि स्पीकर पे गाने बजाओगे, तो ध्वनि प्रदूषण हमें देखने को मिलता है। ध्वनि प्रदूषण के बाद देखते हैं भूमि का निम्नीकरण, मतलब अपनी जमीन का खराब हो जाना है। तो भूमि का निम्नीकरण मतलब भूमि की गुणवत्ता खराब हो जाना, उसकी क्वालिटी कम हो जाना। पहले वही भूमि बहुत ज्यादा उपजाऊ थी, फसल का उत्पादन करती थी, उस पर अच्छे से पेड़ लगा सकते थे, लेकिन किसी कारणों की वजह से उसकी ये क्वालिटी कम हो गई है, उसका उपजाऊपन कम हो गया है, उसे हम कहते हैं भूमि का निम्नीकरण। तो भूमि की गुणवत्ता में या भूमि में अवांछनीय या फिर हानिकारक या फिर इसकी उत्पादकता में विघ्न पैदा करने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं? भूमि निम्नीकरण कहलाते हैं। भूमि अपने प्राकृतिक पोषक पदार्थ, भूमि में प्राकृतिक रूप से बहुत सारे पोषक पदार्थ होते हैं, इसके अलावा इसमें बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं, अलग अलग जैविक पदार्थ होते हैं जिन्हें हम ह्यूमस कहते हैं। तो ह्यूमस किसे कहते हैं? मिट्टी में जो जैविक पदार्थ होते हैं उसे ह्यूमस कहा जाता है। तो भूमि में, मिट्टी में बहुत सारे पोषक पदार्थ होते हैं, बहुत सारे खनिज तत्व होते हैं, बहुत सारे जैविक पदार्थ होते हैं। इस भूमि निम्नीकरण की वजह से भूमि अपने इन सभी पदार्थों को खो देती है, जो कि स्थानीय जैव तंत्र के संतुलन को अस्त व्यस्त कर देता है। भाई भूमि की वजह से, मिट्टी की वजह से बहुत सारे पेड़ पौधे उगते हैं, भूमि में बहुत सारे छोटे मोटे जीवाणु कीटाणु रहते हैं, ये जो फसल पैदा हुई है, ये जो वनस्पति पैदा हुई है, बहुत सारे जीव इनको खाकर उस पर आश्रित रहते हैं। तो यदि भूमि खराब हो जाएगी तो जीवाणु कीटाणु को भी नुकसान होगा, पेड़ पौधे भी नहीं उग पाएंगे, और पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे तो जो जीव जंतु शाकाहारी है उनको भी नुकसान पहुंचेगा, मतलब पूरा ही जैव तंत्र अस्त व्यस्त हो जाएगा। भूमि निम्नीकरण के कारण क्या है? किस वजह से होता है भूमि निम्नीकरण? रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का बहुत ज्यादा उपयोग, मुख्य रूप से खेती में हम बहुत ज्यादा रासायनिक कीटनाशकों का और उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे अगर एक हद से ज्यादा आप इन रसायनों का उपयोग करते हो तो भूमि खराब हो जाएगी, भूमि का निम्नीकरण हो जाएगा। बहुत ज्यादा सिंचाई करते हो तो जितने पानी की जरूरत नहीं है उससे बहुत ज्यादा आप पानी दे रहे हो तो धीरे धीरे जल भराव हो जाएगा, और जल भराव की वजह से मिट्टी में लवणता बढ़ जाएगी, और मृदा में लवणता बढ़ती है तो भूमि निम्नीकरण हो जाएगा। जंतुओं द्वारा खेतों में बहुत ज्यादा चराई कर रहे हैं, जो जानवर होते हैं अगर वो चारागाह वाली जमीन पे बहुत ज्यादा चराई कर ले, उस घास को निकाल दे, तो घास खुली हो जाएगी, थोड़ी सी भी हवा चलेगी, थोड़ी सी भी पानी बहेगा, तो उसकी वजह से इस मिट्टी का कटाव हो जाएगा, उपजाऊ ऊपरी परत आगे चली जाएगी, मृदा अपर्दन हो जाएगा, जिसकी वजह से भूमि का निम्नीकरण होगा। देखते हैं भूमि के कटाव के प्रभाव क्या होते हैं। भूमि का कटाव या भूमि के निम्नीकरण की वजह से क्या असर पड़ता है, इसका क्या प्रभाव है? फसल उगाने की उत्पादन क्षमता में भारी कमी हो जाती है। अब भूमि का निम्नीकरण हो गया है, भूमि खराब हो गई है, तो फसल उत्पादन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। भूजल को भी ये प्रदूषित कर देते हैं, जमीन के अंदर का जो पानी है वो भी गंदा हो जाता है भूमि के प्रदूषण की वजह से। भाई ये है भूमि, इसके नीचे मान लीजिए कि पानी है, अगर ये गंदी होती है, इसमें कुछ रासायनिक तत्व मिलते हैं, तो धीरे धीरे ये रासायनिक तत्व भूमि से रिसकर नीचे पानी में चले जाते हैं, जिसकी वजह से भूजल भी प्रदूषित हो जाता है। जैव विविधता में कमी आ जाती है भूमि निम्नीकरण की वजह से। जैसे कि हमने देखा, भूमि निम्नीकृत हो जाएगी तो वनस्पति नहीं उगेगी, वनस्पति नहीं उगेगी तो दूसरे जीव जंतु क्या खाएंगे, साथ ही भूमि में बहुत सारे जीवाणु कीटाणु रहते हैं, वो भी कम हो जाएंगे। इस प्रकार जीवों में कमी आएगी, मतलब जैव विविधता में भी कमी आएगी। मरुभूमि में वृद्धि होगी। मरुभूमि मतलब मरुस्थलीय भूमि, जो कि उपजाऊ नहीं होती है, रेतीली होती है, बंजर होती है।
तो भूमि का निम्नीकरण हो जाएगा, उस पर कुछ नहीं उगेगा तो भूमि का निम्नीकरण हो जाएगा और धीरे धीरे ये भूमि मरुभूमि में बदल जाएगी। भूमि निम्नीकरण के बाद देखते हैं प्राकृतिक आवास का निम्नीकरण। प्राकृतिक आवास मतलब जैसे कि शेर है, बाघ है, चीता है, ऐसे बहुत सारे हजारों जानवर और पेड़ पौधे हैं जिनका प्राकृतिक आवास, नेचुरल इनका घर कौन सा होता है? जू, चिड़ियाघर नहीं, जंगल, वन इनका प्राकृतिक आवास है। प्रकृति ने इनको ये घर दिया है, तो धीरे धीरे इस प्राकृतिक आवास का भी निम्नीकरण, ये भी खराब हो रहे हैं। मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों के कारण, मानवों के क्रियाकलापों के कारण, मानव बहुत सारे पेड़ पौधों को काट रहा है, इन जीव जंतुओं का भी अवैध शिकार कर रहे हैं लालच के चक्कर में, अधिक फायदे के चक्कर में, जिसकी वजह से प्राकृतिक आवास का निम्नीकरण हमें देखने को मिलता है। तो मानवीय गतिविधियों के कारण प्राकृतिक जीवन के पोषण के लिए जो प्राकृतिक आवास की सामान्य कार्य प्रणाली है या गुणवत्ता है उसमें कमी, उसी को बोलते हैं हम प्राकृतिक आवास का निम्नीकरण। मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों के कारण जो प्राकृतिक रूप से जीव जंतु पेड़ पौधे इनका जो घर होता है उसका खराब हो जाना, उसका कम हो जाना, उसकी गुणवत्ता में कमी आना, क्या कहलाता है? प्राकृतिक आवास का निम्नीकरण। प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला तथा जैव तंत्र में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। इस प्राकृतिक आवास के निम्नीकरण की वजह से जो खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला मतलब जैसे कि घास उगी है, घास को कौन खाएगा? हिरण खाएगा। हिरण को कौन खाएगा? बाघ या शेर या दूसरे मांसाहारी जानवर खाएंगे। अब ये जो मांसाहारी जानवर है वो, उनकी जब मृत्यु हो जाएगी तब इनको छोटे छोटे पार्ट में कौन विघटित करेगा? जो मिट्टी में छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु पाए जाएंगे, तो इनका हिस्सा वापस मिट्टी में चला जाएगा, मिट्टी में पोषक तत्व बढ़ जाएंगे, मिट्टी में फिर घास उगेगी, घास को हिरण खाएगा, हिरण को ये बाघ खाएंगे, बाघ वापस उनका तत्व जीवाणु कीटाणु के माध्यम से मिट्टी में मिल जाएगा और ये श्रृंखला चलती रहती है। इसको बोलते हैं प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला। तो इस प्राकृतिक आवास के निम्नीकरण की वजह से प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला तथा जैव तंत्र में असंतुलन पैदा हो जाता है, एक तरीके से असंतुलित चीजें हो जाती है। इस असंतुलन के कारण हमारे ग्रह पृथ्वी पर अनेक पौधों और जंतुओं का बहुत बड़ी संख्या में लोप हो सकता है। इस असंतुलन की वजह से अपनी पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे पेड़ पौधे धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो पहले जमाने में होती है लेकिन इस असंतुलन की वजह से आज के जमाने में हमें देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि आपने न्यूज में सुना होगा कि भारत में चीता लाना पड़ा अफ्रीका से। क्यों? क्योंकि भारत में चीते लुप्त हो गए थे, खत्म हो गए थे इस असंतुलन की वजह से। देखते हैं प्राकृतिक आवास के निम्नीकरण के कारण क्या है, क्यों होता है प्राकृतिक आवास का निम्नीकरण, क्यों खराब होता है प्राकृतिक आवास? मुख्य रूप से वनों की कटाई। वनों में जो पेड़ होते हैं, मनुष्य अपने लाभ के लिए, अपने लालच के लिए इनको बड़ी मात्रा में काटता है, इनका अंधाधुंध कटाई होती है, जिसकी वजह से प्राकृतिक आवास का निम्नीकरण हम देखने को मिलता है। और वनों की कटाई मुख्य रूप से इमारतों में जो प्रयोग में आती है लकड़ी, उनके लिए बड़ी मात्रा में वनों को काटा जा रहा है। वन्य भूमि का कृषि भूमि में रूपांतरण, वनों को काट काट कर उनको खेत बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से प्राकृतिक आवास का निम्नीकरण हो रहा है। इसके अलावा प्राकृतिक आवासों का नगरों में विस्तार। अब इन प्राकृतिक आवास या मुख्य रूप से वनों को काटकर यहां पर शहर बसाए जा रहे हैं, नगर बसाया जा रहा है, जिसकी वजह से प्राकृतिक आवास का निम्नीकरण में देखने को मिलता है। इसके अलावा भूमि का कटाव और बंजरीकरण। भूमि का कटाव होगा, भूमि की जो ऊपरी उपजाऊ परत है वो कटकर आगे चली जाएगी, भूमि का निम्नीकरण हो जाएगा, तो यहाँ पेड़ पौधे उग ही नहीं पाएंगे, वन उग ही नहीं पाएंगे, यानी कि प्राकृतिक आवास बन ही नहीं पाएंगे। देखते हैं प्राकृतिक आवास के निम्नीकरण के प्रभाव क्या है। प्राकृतिक आवास का निम्नीकरण होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ है, सूखा है, फसल नष्ट होना है, बीमारी फैलना, ये बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। मैंने बताया कि इन प्राकृतिक आवासों की वजह से संतुलन बना रहता है। अगर प्राकृतिक आवास खत्म हो जाएंगे, निम्नीकरण हो जाएगा, तो ये पृथ्वी का जो संतुलन है वो खराब हो जाएगा। इसकी वजह से बहुत सारे जो प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ है, सूखा है, फसला नष्ट होना है, ये बढ़ जाएगी। भूमि का कटाव ज्यादा होगा, पोषक पदार्थों का क्षय होगा, मिट्टी में प्रदूषण बढ़ जाएगा, जैविक विविधता नष्ट हो जाएगी। आपके प्राकृतिक आवास का निम्नीकरण हो गया तो बहुत सारी जैव विविधता, बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, जीवाणु कीटाणु नष्ट हो जाएंगे, बहुत सारी प्रजातियां खत्म हो जाएगी। जैसे कि मैंने बताया कि भारत में चीता लुप्त हो गया था और इससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो किसी भी प्रकार का निम्नीकरण, किसी भी प्रकार का प्रदूषण इंसान के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए फायदेमंद नहीं होता है, बहुत ज्यादा नुकसान करता है। देखते हैं संसाधनों का क्षय क्या होता है, मतलब संसाधन खत्म होना, संसाधनों का खराब होना।
जैसे कि पानी है, नदी है, नदी एक संसाधन है, हमारे काम में आती है। इसका क्षय मतलब ये खराब हो रही है, नदी प्रदूषित हो रही है, नदी का पानी धीरे धीरे सूखता जा रहा है, प्रयोग में लाने लायक नहीं है इसका पानी, इसे ही कहते हैं संसाधनों का क्षय। तो इस प्रकार बहुत सारे संसाधनों का क्षय हो रहा है, वो खराब हो रहे हैं। तो किसी क्षेत्र या प्रदेश में कच्चे माल की समाप्ति हो जाना, कच्चे माल यदि खत्म हो जाए या प्राकृतिक संसाधनों में धीरे धीरे कमी आ जाए, उसी को हम कहते हैं संसाधनों का क्षय। आज की अर्थव्यवस्था जीवाश्म ईंधनों, खनिज पदार्थों, तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर है। आज की जो अर्थव्यवस्था है, पूरे दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक रूप से जो चीज है, वो मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, इसके अलावा अलग अलग खनिज पदार्थ है, जैसे कि लोहा है, बॉक्साइट है, मैग्नीज है, ये जो हम खनन से प्राप्त करते हैं, इन चीजों का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। इसकी वजह से इनका बहुत ज्यादा शोषण भी हो रहा है। मानव अपने लाभ के लिए, अपने प्रयोग के लिए बढ़ती जनसंख्या के दबाव में इन सब चीजों का बहुत ज्यादा उपयोग कर रहा है, यानी कि इनका बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है, और इनके अति शोषण के कारण इनकी आपूर्ति में काफी कमी आई है। ये धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, इनकी आपूर्ति धीरे धीरे कम हो रही है। पृथ्वी के संसाधन बहुत तेजी से समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि अति जनसंख्या के कारण हम इन पर ज्यादा बोझ डाल रहे हैं। पृथ्वी पर जो अलग अलग प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, उन पे बहुत ज्यादा बोझ बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, अति जनसंख्या हो रही है, और जनसंख्याओं की जरूरतों की पूर्ति करने के लिए इन संसाधनों का बड़ी मात्रा में प्रयोग हो रहा है, जिसकी वजह से संसाधनों का क्षय हो रहा है। संसाधनों के क्षय के साथ साथ खनिज संसाधनों के अतिशोषण के कारण अनेक पर्यावरण संबंधी प्रभाव भी पड़ रहे हैं। इन संसाधनों के क्षय या खनिजों के क्षय या फिर जीवाश्म ईंधन के क्षय, किसी भी प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों के क्षय के कारण बहुत सारे पर्यावरणीय समस्याएं भी हमें देखने को मिलती है। संसाधनों के क्षय के प्रभावों तथा अन्य पर्यावरण संबंधी समस्याओं को रोकने के लिए, संसाधनों के क्षय को रोकने के लिए, अन्य पर्यावरण में जो समस्या आती है उनको रोकने के लिए हमें संसाधनों के प्रयोग को सावधानी पूर्वक मॉनिटर करके संसाधन क्षय के पर्यावरण संबंधी प्रभावों पर नियंत्रण करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, संसाधनों का क्षय ना हो, तो हमें संसाधनों का प्रयोग बहुत सावधानी पूर्ण करना है, मॉनिटर करके, मतलब ध्यान में रखकर, सोच समझकर इन संसाधनों का प्रयोग करना है। आगे बढ़ते हैं। विश्व में अनेक एजेंसियां हैं, ऐसे बहुत सारे बॉडीज है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, संगठन है, जो कि इस तरह का पर्यावरण को बचाने का, संसाधनों को बचाने का काम कर रही है। तो विश्व में अनेक एजेंसियां हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी, विश्व के अलग अलग गैर सरकारी संगठन जैसे कि एनजीओ। इसी प्रकार भारत में एक मंत्रालय है, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय। ये विश्व में, पूरे विश्व में सक्रिय रूप से पर्यावरण की सुरक्षा और पर्यावरण को सुरक्षित रखने से संबंधित अधिनियम तथा नियमों को लागू करके संसाधनों के अतिशोषण को रोकने की वकालत करती है। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे गैर सरकारी संगठन है भारत के, जो ये मंत्रालय है। इसके अलावा भारत में भी बहुत सारे सरकारी और गैर सरकारी संगठन है, वो पर्यावरण को बचाने के लिए, संसाधन को बचाने के लिए बहुत सारे नियम, कायदे, कानून बना रहे हैं, ताकि पर्यावरण बच सके और अपने संसाधनों का संरक्षण भी हो सकते। तो इसी क्रम में हमें देखना है धारणीय विकास को, कि ये धारणीय विकास क्या है। धारणीय विकास मतलब हमें विकास तो करना है, विकास की राह में आगे बढ़ना है, हमें संसाधन चाहिए, पर्यावरण पे हम डिपेंड रहेंगे, लेकिन हमें सोच समझकर उन संसाधनों का प्रयोग करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। ऐसा ना हो कि आज ही हम पूरे संसाधनों को खत्म कर दें। तो धारणीय विकास संसाधनों के प्रयोग का एक स्वरूप है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए, पर्यावरण को सुरक्षित भी रखना है, विकास भी करना है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति भी करना है, और वर्तमान में ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी इन आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो धारणीय विकास एक ऐसे विकास की बात करता है जो कि आज की पीढ़ी की आवश्यकताओं की तो बात करता ही करता है, कि आज की पीढ़ी की भी आवश्यकता है, उनकी पूर्ति भी हो सके, लेकिन आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों का भी हमें ध्यान रखना है। धारणीय विकास, या इसे ही कहा जाता है सतत पोषणीय विकास, ऐसा विकास जो लगातार चलता रहे। आज ही की पीढ़ी पूरे संसाधनों को खत्म न कर दे। धारणीय विकास या सतत पोषणीय विकास इसे ही कहते हैं।
इस सतत पोषणीय विकास की अवधारणा, ये जो सतत पोषणीय विकास या धारणीय विकास की हम जब बात करते हैं, ये कहां से आई है? एक ब्रंटलैंड आयोग बना था विश्व में पर्यावरण और विकास की सम्मिलित बात करने के लिए 1983 में, 1983 में। 1983 में ये जो आयोग आया, इसने 4 साल बाद एक रिपोर्ट दी जिसे बोलते हैं ब्रंटलैंड रिपोर्ट, या इसी रिपोर्ट को आगे जाकर बोला गया अवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। तो इस अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट या ब्रंटलैंड रिपोर्ट दोनों एक ही बात है। इसमें धारणीय विकास की एक डेफिनेशन, एक परिभाषा दी हुई है, उसको देख लेते हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार धारणीय विकास एक ऐसा विकास है जो कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। ये अवर कॉमन फ्यूचर या ब्रंटलैंड रिपोर्ट ये कहता है कि धारणीय विकास एक ऐसा विकास है जो कि भावी पीढ़ी की जरूरतों का भी ध्यान रखे, वो भी अपने क्षमता के अनुसार अपना विकास कर सके, और साथ ही अभी वाली जो पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी है, वो भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। यह परिभाषा दो महत्वपूर्ण बातों पर बल देती है। इस परिभाषा में मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण बातें आती है, एक एक करके देखते हैं। प्रथम बात यह है कि प्राकृतिक संसाधन हम में से प्रत्येक के लिए, यहां तक कि आने वाली अजन्मी पीढ़ी के लिए भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। इस परिभाषा में पहली जो इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि जो संसाधन है, प्राकृतिक रूप से हमें जो चीजें मिली है, वो न केवल आज की पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी जो कि अभी जन्मी भी नहीं है, उनके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात इस परिभाषा में बताई गई है कि ये एक दीर्घकालिक अवधारणा है। मतलब ऐसा नहीं है कि विकास सिर्फ आज की ही बात है, हम आने वाली अजन्मी पीढ़ी की भी बात कर रहे हैं। मतलब एक लंबी अवधारणा, एक लंबी बात कर रहे हैं धारणीय विकास के अंतर्गत। ये संकीर्ण रूप से, संकीर्ण मतलब छोटे रूप से, ये छोटे रूप से चीजों को नहीं देखता है धारणीय विकास। तो ये संकीर्ण रूप से केवल वर्तमान आर्थिक विकास पर ही केंद्रित नहीं है, पर इसका ध्यान सिर्फ वर्तमान के आर्थिक विकास पर ही नहीं है, बल्कि ये भविष्य के आर्थिक विकास को भी ध्यान में रखता है। तो धारणीय विकास आज के विकास की बात नहीं करता है, बल्कि आने वाले विकास की भी बात करता है। तो हम ये धारणीय विकास कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्या करें हम ऐसा कि आज हम भी अपना विकास कर सके और आने वाली पीढ़ी भी अपना विकास कर सके? मतलब ऐसा नहीं हो कि हम ही पूरा पानी जमीन के अंदर से निकाल दे, आने वाले समय में जमीन के अंदर से पानी हो ही नहीं, और आने वाली पीढ़ी को भी तो पानी चाहिए होगा, उन्हें भी तो अपनी फसलें उगानी होगी, वो कहां से पानी प्राप्त करेंगे? तो हमें उनका भी सोचना है आज विकास करते समय। तो ये कैसे कर सकते हैं, इसके दो तीन चीजें बताई गई है। पहली है संसाधन। मुख्य रूप से गैर नवीकरणीय संसाधनों के स्थानापन्न ढूंढने चाहिए और नवीकरणीय संसाधनों का युक्ति संगत प्रयोग करना चाहिए। ये जो नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन जैसे कि सौर ऊर्जा है, जैसे कि पवन ऊर्जा है, जैसे कि जल ऊर्जा है, जैव ऊर्जा है, लगातार इनका हम प्रयोग कर सकते हैं, इनको बार बार बनाया जा सकता है। तो हमें सोच समझकर युक्तिपूर्ण तरीके से इन नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। और जो गैर नवीकरणीय संसाधन है, मतलब जो एक बार प्रयोग करने के बाद या एक बार खत्म हो जाने के बाद वापस नहीं बनेंगे, इनको बनने में हजारों करोड़ साल लगेंगे, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, अलग अलग प्रकार के खनिज है, ये गैर नवीकरणीय संसाधन है। तो गैर नवीकरणीय संसाधनों को हमें धीरे धीरे हटाना चाहिए, इनका उपयोग कम करना चाहिए, इनकी जगह पर दूसरी चीजों को ढूंढना चाहिए, ताकि ये गैर नवीकरणीय संसाधन आज ही खत्म ना हो जाए। दूसरा है पुनर्चक्रीकरण। मतलब कोई भी चीज को दोबारा प्रयोग करना, कोई भी चीज को बार बार यूज करना। जैसे कि कागज बनाना है, तो कागज बनाने के लिए हम मुख्य रूप से लकड़ियों को काटते हैं, पेड़ों को काटते हैं। तो पेड़ों को काटकर हम लकड़ियां प्राप्त करते हैं और लकड़ी से हम कागज बनाते हैं। मतलब कागज बनाने के लिए आप पेड़ों को खत्म कर रहे हो। अब कागज तो बहुत सारे बने हुए हैं और हम दैनिक स्तर पर कागज का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? उसी कागज का दोबारा यूज करना चाहिए। यदि वो खाली है तो उसी कागज पे दोबारा लिख लो, रफ काम कर लो, या फिर पूरा भर गया है तो उसको गलाकर उसकी लुगदी बनाओ और इसी कागज की लुगदी बनाकर उसी लुगदी से वापस कागज बनाओ। मतलब आप एक ही चीज को बार बार उपयोग में ला रहे हो, इसे बोला जाता है पुनर्चक्रीकरण, दोबारा यूज करना, ताकि नए जो संसाधन है उसका प्रयोग धीरे धीरे कम हो सके, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए ये नए संसाधन बचा सके। साथ ही हम आज के लिए कागज बना रहे हैं, मतलब वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों का भी ध्यान रख रहे हैं। नेक्स्ट, हम सामान का उपयोग कम करके जितनी आवश्यकता है उतना ही हम चीजों को प्रयोग करें। जैसे कि यदि आपको पानी पीना है,
एक गिलास है आपके पास और आपको इतनी सी प्यास लगी है, आपने पूरा भर दिया और मुंह लगाकर पी लिया। अब जब आप मुंह लगा के झूठा करके पिया है, पिया तो इतना ही है, बाकी इतना बच गया तो आपको गिनाना पड़ेगा, वो संसाधन का वेस्ट हो गया। तो हमें सोच समझकर अपनी आवश्यकता के अनुसार ही चीजों को प्रयोग करना चाहिए ताकि अपने संसाधन बच सके। तो संसाधनों का कम उपयोग करके भी हम संसाधनों को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा सकते हैं। तो कम प्रयोग करना या फिर अल्प व्यय करना, इसकी मदद से भी हम धारणीय विकास प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो उपभोग है, हम जो चीजें उपयोग में ला रहे हैं, हमारी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने तक ही सीमित होना चाहिए। हम जो चीजें उपयोग में ला रहे हैं उसकी वजह से अपनी जो मूल आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति हो जाए, हमें इतना ही ध्यान रखना है। लालचवश या फैशन के चक्कर में आकर हमें संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग नहीं करना है। तो ये था अपना पर्यावरण और धारणीय विकास से संबंधित कुछ बेसिक बातें। आपको करना क्या है, आज जो भी चीजें समझी है उसको आज ही रिवाइज करना है ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रह सके। आशा है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।